Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the IIT JAM 2021 exam which was held on last Sunday 14 Feb और आज उसका सॉल्यूशन करेंगे हम। पेपर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। पहले हम टॉपिक बाय टॉपिक इसको कवर करेंगे। इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों को सेपरेटली इनके क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। क्वेश्चन मैं पहले बोर्ड पे सोल्व करवा रहा हूँ आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है MCQ क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है। इसमें पूछा गया है कि द सेट ऑफ द क्वांटम नंबर विच हैव द सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड। क्वेश्चन नंबर 1 सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड पूछे। इसने पूछा है कि क्वेश्चन में सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बेसिकली वो स्पेस होता है ऑर्बिटल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एटम के अराउंड में या ऑर्बिटल में जीरो हो जाए उसे जनरली नोड बोला जाता है। रेडियल नोड की अगर बात कर रहा है दैट्स मीन रेडियल वेव फंक्शन आपका जीरो हो जाता है, या फिर वेव फंक्शन नहीं दे रखा तो मुझे रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 0 और ml की वैल्यू 0 दे रखी है। और दूसरा सेट दे रखा है इसके साथ n = 2, l = 0 और ml = 0। और इसमें पूछता है कि कौन से ऐसे सेट हैं चारों ऑप्शन में जिनमें दोनों के पास रेडियल नोड की संख्या 2 है। 2 रेडियल नोड, n = 3, l = 1, ml = -1। सेकेंड वन इज n = 2, l = 1 and ml = 0। नेक्स्ट वन इज लास्ट फोर्थ ऑप्शन है इसका, n = 3, l = 2, ml = 0। n = 2, l = 1, ml = 0, n 2, l 1, ml 0 and n = 3, l = 1, ml = 1। यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके पास सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो। अगर मैं यहाँ पे रेडियल नोड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा तो n-l-1 दैट्स मीन कितने रेडियल नोड आ गए 2। और इसमें चेकआउट करने की कोशिश करूँगा तो कॉमन सी बात है n-l-1, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 और माइनस में 1 कितना नोड हो गया 1। तो इसके पास तो 2 नोड है, इसमें कितने हैं 1। और इसने क्या पूछा है सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। ऑप्शन ही गलत हो गया। इन द सेम वे यहाँ हम चेक कर सकते हैं इसके पास कि n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है। n-l-1 कितना बना 3 - 2 1। यहाँ पे चेकआउट करोगे तो n-l-1 2 - 2 कितना हो गया 0। दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स हैं। और अगर मैं लास्ट वाले के अंदर चेक करता हूँ तो यहाँ से मिलेगा मुझे 3 - 2 - 1, 3 - 3 कितना 0। यहाँ से चेक करूँगा तो 2 - 1 - 1 करूँगा कितना आ गया 0। दैट्स मीन कौन सा ऑप्शन आएगा इसका फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है कि आपके दोनों जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैं उनमें सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हैं। दैट्स वाई ये वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें बोला हुआ है उसने सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2+ आयन एंड एल्यूमिनियम 3+ आयन एंड F- आयन की एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा। व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो देखो जी, ये तीनों 4 के 4 जो आयंस दे रखे दे आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। ये सारे आयंस आपके कैसे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स इसमें सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन में टोटल 9 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, दैट्स वाई इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 9 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, टोटल कितने हो गए 10। सेम टू सेम एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में टोटल 13 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, दैट्स वाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 इसने लॉस कर दिए, कितने बचे 10। इस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे पता है किसी भी पर्टिकुलर एटम का साइज, एटम का सिंबल अगर A है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बन जाएगा A+ और आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना हो जाता है A-। ए जो होता है वो आपका पेरेंट एटम कहलाता है, यानी जिस एटम से आपका पार्टिकल बनता है उसको क्या बोला जाता है पेरेंट एटम। आफ्टर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन A-, आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन A+। तो कहता है कि हाइपोथेटिकली इसको कैसे समझा जा सकता है, अगर हमारे पास A पार्टिकल है उसका साइज कुछ इस तरीके से, दिस इज द A पार्टिकल। ओके,
और ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। तो अगर मान लो उससे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और एक सेल कम हो जाती है, अगर वो पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेट्स कंसीडर उसके अंदर सेल्स का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन को अगर वो गेन करता है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा एल्यूमिनियम 3+। फिर उससे थोड़ा सा लार्जर साइज किसका होगा, Mg2+ एंड देन सोडियम प्लस। और कहता है अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दैट्स वाई इसके साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया है, F- ने। तो इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का साइज का ऑर्डर क्या होगा, F-, Na+, Mg2+ और Al3+। क्लियर है जी, सही है। तो ये पूछा गया था, इसमें एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताओ, और ये हमेशा ट्रू होता है। नेट ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, व्हाट विल बी द साइज ऑफ ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक रेडियस। ये पार्टिकल्स दे रखे थे S4+, S2+, S4+, S6+। इसको भी सोल्व कर सकते हो, है ना। जितना कैटायन का साइज, कैटायन के ऊपर जितना चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, मींस जिसने जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया उसका साइज उतना ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो दैट्स वाई ये कह रहा है कि आपका S6+, इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है। आपका पेरेंट एटम है सल्फर, जिसके पास 0 चार्ज है। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बना S2-। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो S2+, 4 लॉस किए S4+, और 6 लॉस किए तो S+6। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना साइज डिक्रीज। दैट्स वाई स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, S+6 का, उसके बाद S+4 का, उसके बाद S+2 का, और उसके बाद सल्फर का, है ना। और इनसे भी ज़्यादा साइज किसका मिलेगा आपको, S2- का। क्लियर है जी, ये होगा साइज का ऑर्डर। देख लो जी इसको एक बार। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, ए प्योर सब्सटेंस M have lesser density in solid state. A pure substance M have lesser density in solid state, lesser density in solid state than liquid. एक आर्टिकल है जिसकी सॉलिड स्टेट में डेंसिटी कम दे रखी है, किससे, लिक्विड से। और डेल्टा M ऑफ फ्यूजन, डेल्टा S का मतलब है एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बता रहा है प्लस का 0.25 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे एंट्रोपी सिर्फ एक सिंबल के लिए दे रहा है, ओके। उसके बाद बोलता है कि प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम आपका करेक्ट होगा। प्रेशर टेम्परेचर फर्स्ट, सेकेंड वन इज प्रेशर टेम्परेचर का इस टाइप का ग्राफ दे रहा है। थर्ड ग्राफ जो दे रहा है वो आपको प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है आपको प्रेशर टेम्परेचर का कुछ इस टाइप का ग्राफ। तो देखो जी, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्रेशर टेम्परेचर के लिए। क्वेश्चन को फिर से देख लो एक बार। ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंस M है जिसकी डेंसिटी सॉलिड स्टेट में कम होती है एज कंपेयर टू दी लिक्विड स्टेट, और डेल्टा S ऑफ फ्यूजन दे रखा है 25 जूल पर केल्विन पर मोल। और आपको पूछता है कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो देखो जी, सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये ग्राफ किस किस के बीच में बनाया गया है, प्रेशर और टेम्परेचर के। तो जब भी ग्राफ आपको x वर्सेस y या y वर्सेस x दे रखा हो और एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन टाइप का हो, तो मुझे पहले y और x के बीच का क्या पता करना पड़ेगा, रिलेशनशिप, और फिर उसके बाद उनका क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो y और x के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, dy/dx। ऑलवेज किसके बराबर होता है, dy डिवाइड बाई dx के। यहाँ पे y एक्सिस पे किसको दे रखा है उसने, प्रेशर को, और x पे किसको दे रखा है, टेम्परेचर को। और यहाँ पे भी सेम। तो यानी हमारा जो स्लोप दे रखा है ग्राफ में वो किस किस के बीच से आएगा, dp/dt। कहाँ से आएगा, dp/dt। और dp/dt जो इक्वेशन होती है वो क्लैसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन में यूज करी जाती है। ये जो फॉर्मूला होता है dp/dt का वो कहाँ पे आता है, क्लैसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन। अगर उससे भी नहीं याद है तो अपना बनाओ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या बताता है, SPVTHGAU, सत्य प्रकाश वेरी टाइट ही गॉट AU, है ना।
इसमें क्या कहता है, dp बाई डी टी, पी बाई टी, करली p डिवाइड बाई करली t, p बाई t किसके बराबर, s बाई v के, करली s अपॉन में करली v। कांस्टेंट जो यहाँ वेरिएबल होता है वो यहाँ कांस्टेंट बन जाता है, और जो यहाँ वेरिएबल होता है वो इस साइड कांस्टेंट बन जाता है। और इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, dp अपॉन dt बराबर ds डिवाइड बाई dv। और अगर मैं स्मॉल चेंज की बात करता हूँ तो करली s डेल्टा s डिवाइड बाई डेल्टा v। क्लियर है ये सबको? यानी हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाती है वो क्या है, dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वी। और ये ग्राफ का स्लोप है, dp बाई डी टी क्या है, ग्राफ का स्लोप है। स्लोप की वैल्यू देखो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, मुझे पहले पता है एंट्रोपी का, मैंने बोला था कि ये सिर्फ एक सिंबल की फॉर्म में दे रहा है, तो एंट्रोपी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो मैंने एंट्रोपी तो लिख दी यहाँ पे पॉजिटिव। अब मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डेल्टा वी, और डेल्टा वी निकालने के लिए एक ही ऑप्शन बचा हुआ है मेरे पास, और वो क्या ऑप्शन बचा हुआ है कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि डेंसिटी सॉलिड की किस टाइप की है, सॉलिड की डेंसिटी किस टाइप की। अब ये कह रहा है कि पार्टिकल डेंसिटी जो होती है किसी की भी वो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के, या फिर डेंसिटी जनरली इनवर्स होती है किसकी, वॉल्यूम के। किसके इनवर्स होती है, वॉल्यूम के, है ना। तो अगर डेंसिटी आपकी वॉल्यूम के इनवर्स है और प्रोसेस क्या हो रहा है, फ्यूजन, डेल्टा एस ऑफ क्या दे रहा है, फ्यूजन दे रहा है, तो इसका मतलब है सॉलिड पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका लिक्विड पार्टिकल। और अगर मैं डेंसिटी में या वॉल्यूम में चेंज निकालता हूँ डेल्टा वी, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल स्टेट लिक्विड माइनस इनिशियल स्टेट सॉलिड। डेल्टा एस ऑफ वॉल्यूम में चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, फाइनल स्टेट कौन सी है, लिक्विड, माइनस इनिशियल स्टेट कौन सी है, सॉलिड, है ना। अब देखो ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, ये तो यहाँ से पता चलेगा भाई, डेंसिटी सॉलिड की तो कम बता रहा है, किससे कम बता रहा है वो, लिक्विड से। डेंसिटी सॉलिड की कम बता रहा है किससे, लिक्विड से। डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट लेसर देन दैट ऑफ लिक्विड। डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होते हैं, इनवर्स। इसका मतलब है वॉल्यूम जो होगी वो सॉलिड की ज़्यादा होगी और वॉल्यूम किसकी कम होगी, लिक्विड की। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो वॉल्यूम सॉलिड की मान लो 2 है और इसकी कितनी यूनिट है, 1 यूनिट। 2 और 2 माइनस क्या करना, 1 माइनस 2 करोगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यानी आपकी एंट्रोपी तो आ गई पॉजिटिव और डेल्टा वी कैसा आ गया, नेगेटिव। ओवरऑल आंसर देखोगे तो dp बाई dt का आंसर बनेगा यहाँ पे प्लस डिवाइड बाई माइनस, मीन्स कैसा आ गया, नेगेटिव। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा कैसा दिखाई देगा, नेगेटिव। और ध्यान देना जी, ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है और ये ग्राफ कैसा आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है। किस टाइप का ग्राफ है, डिक्रीजिंग। जैसे हम किसी हाइट पे चढ़ते हैं, है ना, ढलान पे चढ़ते हैं तो वो क्या होता है, राइजिंग ग्राफ। और अगर मैं किसी ढलान से उतरता हूं तो कैसा होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये तो है, कहता है कि ढलान पे आप चढ़ने लग रहे हो ऊपर की साइड और ये आप नीचे की साइड आ रहे हो, ये ग्राफ कैसा आपका, डिक्रीजिंग ग्राफ। और मुझे स्लोप भी कैसा पता चल रहा है ग्राफ का, नेगेटिव। दैट्स मीन स्लोप कौन सा आएगा, P वर्सेस T का फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ रही बात, एक बार फिर से देख लो। देखो सॉलिड की डेंसिटी कम दे रखी है लिक्विड से, एंट्रोपी दे रखी है इसने पॉजिटिव, एंट्रोपी जो दे रखी है वो क्या है, पॉजिटिव है ग्राफ की। इसके बाद कहता है कि इनमें से कौन सा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ करेक्ट है इसके लिए। तो मैं देखूंगा कि भाई dp बाई dt निकालना पड़ेगा मुझे। स्लोप के लिए क्या निकालना पड़ेगा, dp बाई dt। और dp बाई dt कहाँ से आता है, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से। और उसका ओरिजिनेट शुरुआत में कहाँ से हुई, डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वी बराबर डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ग्राफ स्क्वायर से। एस बाई वी बराबर पी बाई टी से। तो एस बाई वी बराबर पी बाई टी। dp बाई dt बराबर डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वी। डेल्टा एस पहले पॉजिटिव दे रखा, डेल्टा वी डेंसिटी से निकालूंगा, है ना। प्रोसेस क्या है, सॉलिड किस में बदल रहा है, लिक्विड में। लिक्विड माइनस सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी उसने कम दे रखी है, दैट्स वाई सॉलिड की वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा। ये ग्राफ वाटर के जैसा होगा, ये ग्राफ किसके जैसा होगा, वाटर के जैसा। ओके, क्लियर है जी। देखो जी इसको अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने काइनेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है वो काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन दे रखी है और इनिशियल कंसंट्रेशन है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में तुमसे रिलेशनशिप पूछा जा रहा है। उसने बोला किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ मोल पर लीटर के अंदर दे रखी है 5 × 10⁻⁻²। सेकंड सेट में दे रखी 4 × 10⁻⁻²। थर्ड में दे रखी 3 × 10⁻⁻²।
और इसी टाइम पे हाफ लाइफ सेकंड्स में अगर कंसंट्रेशन 5 × 10⁻⁻² है तो 360 सेकंड्स है, यहाँ 450 सेकंड्स है, और यहाँ पे आपकी जनरली कितनी सेकंड्स बता रहा है, 600 सेकंड्स। ओके, देखो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सोल्व करे थे वो कुछ थे आपके कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम रेट के। कंसंट्रेशन को डबल करो, कंसंट्रेशन को ट्रिपल करो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती थी, चेंज, और उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या निकालता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मुझे ये डेटा दिया गया है हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का, और मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर मैं कोई जर्नल फॉर्मूला लिखूं हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा इसका फॉर्मूला। ओके, तो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच जो फॉर्मूला होता है, किसी भी जर्नल रिएक्शन nth ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ जनरली बराबर होती है 2⁻n−1 अपॉन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ द nth ऑर्डर रिएक्शन n-1 और इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n-1। अब मुझे पता है ये रेट कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। हाफ ये 2 है, इसकी पावर n-1 है, ये कांस्टेंट रहेगी। यानी हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, इनवर्सली टू द पावर n-1 मींस हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n-1, और n-1 जनरली क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n-1 क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मेरी मर्जी में किन्हीं भी 2 सेट का यूज करके हाफ लाइफ्स के बीच में क्या निकाल सकता हूँ, रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेट नंबर सेकंड ले लिया और सेट नंबर कितना ले लिया, 3, क्योंकि ये आसानी से डिवाइड होके क्या बन जाएगा, एक सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है। तो देखो भाई, हाफ लाइफ कौन से सेट की ली, सेकंड सेट की 450, कितनी है 450। हाफ लाइफ ऑफ द सेकंड सेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सेट नंबर सेकंड, और पावर कितनी n-1। ऐसा ही कुछ होगा। इक्वेशन नंबर 1, हाफ लाइफ ऑफ द थर्ड सेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सेट नंबर 3 पावर n-1, और इक्वेशन नंबर क्या मान लो, सेकंड। दोनों को एक दूसरे से क्या कर देता हूँ, डिवाइड करने पे मुझे पता चलता है हाफ लाइफ ऑफ द थर्ड डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ऑफ द सेकंड विल बी इक्वल टू, बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऊपर हाफ लाइफ सेकंड की लिखी गई है तो ऊपर क्या आएगी, अगर हाफ लाइफ ऊपर थर्ड की लिखी गई है तो इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी आएगी, ऊपर सेकंड की, और पावर कितना होगा n-1, और नीचे इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी आएगी, थर्ड की, पावर कितनी n-1। ऊपर अगर हाफ लाइफ थर्ड की है तो इनिशियल कंसंट्रेशन थर्ड की कहाँ जाएगी, नीचे अगर हाफ लाइफ सेकंड की है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कहाँ आएगी, इसकी ऊपर। थर्ड में हाफ लाइफ कितनी दे रखी है आपको, 600, और सेकंड में हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 450। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन सेकंड में 4 × 10⁻⁻2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 3 × 10⁻2 की पावर n-1। ये चला जाएगा, ये 15 पे है ना, तो ये कितना चला जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4/3, और इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो भी कितना बनेगा, 4/3। ये बन जाएगा 4/3 की पावर n-1। जब दोनों साइडों को बेस की पावर क्या हो बेस इक्वल हो तो पावर भी क्या रहती है, इक्वल। 4/3 की पावर 1, 4/3 की पावर n-1, दैट्स मीन n-1 कितना बन गया आपका 1 के इक्वल, और n इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2, है ना। तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना बन जाएगा, यहाँ से 2 के इक्वल आ जाएगा, है ना। सही है भाई। एक बार देख लो इसको, हाफ लाइफ में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कौन सा रिलेशनशिप पाया जाता है। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n-1। हाफ लाइफ इनवर्सली टू द 1 में a0 की पावर n-1। अब मैं 2 सेट ले लेता हूँ, चाहे फर्स्ट सेकंड ले लो, फर्स्ट थर्ड ले लो, या सेकंड थर्ड ले लो, कोई भी 2 सेट सेलेक्ट कर लो और दोनों का रेशियो निकालो। बस इस बात का ध्यान रखना कि हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगी। हाफ लाइफ अगर आप यहाँ पे थर्ड सेट की रखते तो इनिशियल कंसंट्रेशन कहाँ चली जाएगी, इससे नीचे वाले स्लॉट चली जाएगी। ओके, सही है जी। चलो भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट्स इज द क्वेश्चन नंबर 12, MCQ क्वेश्चन नंबर 12 है। PDF आपके पास है इस क्वेश्चन पेपर की, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसी पैटर्न में क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। फिलहाल हम फिजिकल के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। MCQ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। बोलता है मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है। मोनोक्रोमेटिक हमारे पास क्या है, एक्सरे रेडिएशन है, और इस एक्सरे रेडिएशन की एनर्जी दी गई है आपको। एनर्जी जो दी गई है वो 2.8 इंटू 10⁻⁻15 जूल्स दी गई है। ओके, और फिर बोल रहा है कि डाइफ्रैक्टेड फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन किस टाइप का दे रखा है आपको, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन दे रखा है, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने 1 दे रखी है। फ्रॉम द 200 प्लेन, ये जो लाइट है, ये जो एक्सरे है, ये 200 प्लेन से डिफ्रैक्शन शो करती है ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल एट एन एंगल, और कितने एंगल पे डिफ्रैक्शन शो करती है, 8.5 डिग्री एट एन एंगल ऑफ द 8.5 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू इतना दे रखी है। द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ए इन एंगस्ट्रॉम ऑफ द क्रिस्टल विल बी, क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल की एज लेंथ बतानी है मुझे, यूनिट सेल लेंथ बतानी है। क्या क्या डेटा दे रखा है, एक एक्सरे है जिसकी एनर्जी है 2.8 इंटू 10⁻⁻15 जूल्स, और वो आपके किसी भी क्रिस्टल पे फॉल करती है और किसी प्लेन पे फॉल करती है, उस प्लेन का मिलर इंडाइसिस दे रखे हैं कितने, 200, और फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन शो करती है, और जिस एंगल पे वो डिफ्रैक्ट होती है वो कितनी होती है, 8.5 डिग्री, दैट इज थीटा। वी हैव टू कैलकुलेट ए वैल्यू। क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल की एज लेंथ या यूनिट सेल लेंथ बतानी। तो देखो जी, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन क्वेश्चन पैटर्न दिख रहा है यहाँ से। ब्रैग्स इक्वेशन क्या कहती है, एन लैम्डा, दो फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पे। एन लैम्डा कितना होता है, 2d साइन थीटा, क्लियर है। और डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस, डी किसके बराबर होता है, ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ। ओके, तो इसका फॉर्मूला होगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस, HKL मिलर इंडाइसिस हो तो h² प्लस में k² प्लस में l²। अब मेरे पास यहाँ पे HKL की वैल्यू भी है, a मुझे कैलकुलेट करना है, बस टारगेट ये है कि इस फॉर्मूले में किसकी वैल्यू मिल जाए मुझे, इंटरप्लेनर डिस्टेंस की। अगर आपके पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस अवेलेबल है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 200 प्लेन यहाँ पुट करके उसका यूनिट सेल एज लेंथ क्या होगी। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे डिफ्रैक्शन वैल्यू पे, डी पे। डी से डी कहाँ से निकलेगा, एन लैम्डा 2d साइन थीटा। अब एन तो फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन है, कितना हो गया 1 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेटर अलाउड था, 8.5 डिग्री के लिए निकाल सकता हूँ। डी कैलकुलेट करना, दिक्कत किस पे आ जाती है फिर, लैम्डा नहीं है। अब लैम्डा नहीं है, लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या E इज इक्वल्स टू क्या होता है, HC बाई लैम्डा, प्लैंक्स लॉ होता है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, HC अपॉन में E आ जाएगा। HC बाई कितना आ जाएगा, E, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई एनर्जी दे रखी है 2.8 इंटू 10⁻⁻15 जूल। जूल से जूल कट गया, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स, आंसर किस में बचेगा, इसमें मीटर में। तो 6.6 इंटू 10⁻34 है, और यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे 8 है, तो ये 34 और 8 दोनों को माइनस करोगे तो 4 और 4 और गया तो माइनस का 26 बच जाएगा, माइनस का 26, और डिवाइड बाई कितना और मल्टीप्लाई में 3 और है इसका, 3 6.6 दोनों मल्टीप्लाई 10⁻26 और डिवाइड बाई 2.8 इंटू 10⁻15, यानी 3 इंटू 6.6 डिवाइड बाई 2.8 इंटू 10⁻15, ये ऊपर जाके बन जाएगा प्लस का 15 इंटू 10⁻+15। तो इतना मीटर मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ से लैम्डा। कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, 6.6 इंटू 6.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2.8, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.071 मल्टीप्लाइड बाई 26 माइनस 15 आ जाएगा आपका 10⁻11 मीटर्स। दिस विल बी द लैम्डा वैल्यू। जो वैल्यू मैंने लैम्डा की कैलकुलेट करी है इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे बन जाएगा लैम्डा की वैल्यू 7.071 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू डी साइन ऑफ 8.5 डिग्री, 2 इंटू डी साइन 8.5 डिग्री अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इधर से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.147। तो 7.07 इंटू 10⁻11।
और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से किसकी, डी बराबर आएगा 7.07 10 की पावर -11 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.147। दिस विल बी द इंटरप्लेनर डिस्टेंस। लेकिन मुझे कैलकुलेट करनी है यहाँ से किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और यहाँ से किसकी निकालोगे, ए की वैल्यू। तो डी बराबर आ जाएगा आपका ए अपॉन में अंडर रूट एच का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट्स मीन ए डिवाइड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, यानी सीधा आंसर कितना बचा 2। डी की वैल्यू पुट करो और ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो। आंसर लगभग आएगा 4.8, ठीक है, एंगस्ट्रॉम्स। आंसर कितना आएगा 4.8 एंगस्ट्रॉम। वैल्यू पुट करेंगे हम डी की यहाँ से लाके और आंसर कितना आएगा 4.8 एंगस्ट्रॉम्स। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो दे रखा है वो एक क्वांटम का डायरेक्ट इंटीग्रेशन दे रखा है, चाहे उसको मैथमेटिक्स का मान लो या क्वांटम केमिस्ट्री से मान लो। क्वेश्चन नंबर 16, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्फा इज ग्रेटर देन 1 देन इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट x की पावर 1 e की पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर dx विल गिव द सॉल्यूशन। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? ऑप्शन 1 इज 1, ऑप्शन 2 इज इनफाइनाइट, ऑप्शन 3 इज अंडर रूट पाई अपॉन में अल्फा, ऑप्शन डी या फोर्थ ऑप्शन इज 0। तो देखो जी, बात ऐसी है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक का इंटीग्रेशन दे रखा है, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट x की पावर n e टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर इंटू डी एक्स। आंसर आता है कि अगर इफ n की वैल्यू ओड है देन आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन विल बी 0। ऑलवेज कितना होगा 0, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से 0 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल और अपोजिट आएगी, माइनस इनफाइनाइट से 0 और 0 से इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू अगर x आती है मैग्नीट्यूड में, माइनस x आती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्लस x, और नेट आंसर कितना होगा 0। बट अगर n की वैल्यू इवन होती है, n की वैल्यू क्या होती है इवन, देन इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू गामा n प्लस 1/2 बीटा टू द पावर n प्लस 1/2। ये वैल्यू होती है, ये अंडर रूट नहीं है, दिस इज द गामा। इसको सोल्व किया जाता है, ये भी एक फंक्शन है आपका, फंक्शन को सोल्व करके आंसर मिलता है हमें, और ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में यूज करी जाती। लेकिन जो क्वेश्चन मुझे दिया गया वहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है x की पावर कितनी है 1, 1 क्या होता है ओड, और ओड पावर का आंसर कितना देगा 0। तो दैट्स मीन इसका आंसर कितना रहेगा आपका 0 मिलेगा। ओके, सो फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्रिटिकल कंडीशंस के बारे में पूछा गया है, रिलेशनशिप पूछा गया है क्रिटिकल के बारे में। द वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर फॉर ए नॉन आइडियल गैस, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर फॉर ए नॉन आइडियल गैस, ठीक है, किस टाइप की गैस दी गई है, नॉन आइडियल गैस दी गई है, उसके लिए करेक्शन फैक्टर वैल्यू पूछी गई है। किसकी टर्म में बतानी है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर की टर्म्स में मुझे ये आंसर चाहिए। ठीक है, मुझे इनकी टर्म्स में क्या चाहिए, आंसर चाहिए। पहले तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा यहाँ पे करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर क्या होता है। वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर बताना है किसके लिए, नॉन आइडियल गैस के लिए। तो देखो जी, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT, और अगर मैं करेक्शन इन प्रेशर और करेक्शन इन वॉल्यूम अप्लाई करके वंडरवाल गैस ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट करता हूँ रियल गैस के लिए, PN स्क्वायर A अपॉन में V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू nRT, यही होती है। इसको जनरली बोला जाता है n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर को बोला जाता है इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर है, एंड दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। क्या होती है वॉल्यूम में करेक्शन, NB, एक मोल के लिए कितना होगा, ओनली B। ये तो n मोल ऑफ गैस के लिए था, एक मोल गैस के लिए कितनी होती है B, तो करेक्शन फैक्टर कितना है B है, और B की वैल्यू मुझे कहाँ से कैलकुलेट करनी है और उसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, PC, VC और TC, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या है, ये तो मुझे पता चल गया, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, B की। तो जनरली क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 RP, क्रिटिकल प्रेशर होता है A अपॉन में 27 B स्क्वायर, ठीक है, एंड क्रिटिकल वॉल्यूम जनरली किसके बराबर होती है हमारी 3B के। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है, B की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले मैं B यहाँ से लूँगा तो B का स्क्वायर आएगा, यहाँ से मैं B कैलकुलेट कर सकता हूँ।
है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर से। तो हमारा यूजिंग क्रिटिकल टेम्परेचर TC बराबर 8A/27 RB, है ना। B की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8A/27 R, और क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया नीचे, आ गया ना। अब देखो, अब इसने आगे जो क्या कर सकता हूँ मैं, A को रिप्लेस कर सकता हूँ। A कहाँ से निकाला जा सकता है, यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, A की वैल्यू अगर तुम निकालोगे, इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्रिटिकल प्रेशर इज इक्वल्स टू A/27B² होता है। A निकाल लो यहाँ से, A बराबर PC मल्टीप्लाइड बाई 27B² एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो B बराबर आ जाएगा 8/27 R इंटू TC, और A की जगह लिख दो आप PC इंटू 27B का स्क्वायर। 27 से क्या कट गया 27, B² से एक B कैंसिल हो गया, आंसर बचा 1 = 8 इंटू में PC 27 कट चुका है, ओनली B है, नीचे R TC। आपको किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, B की वैल्यू। B को इधर रखो, बाकी सबको इधर ले जाओ। R T क्रिटिकल डिवाइड बाई 8P इंटू C, ऑप्शन 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। R TC डिवाइड बाई 8PC, R TC अपॉन में क्या मिल जाएगा 8PC। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 का था। नेक्स्ट दे रखा है जी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए एक बार, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की फॉर्म में। पहले बोलता था कि आइडियल गैस इक्वेशन है जिसका इंटरनल प्रेशर 0 है। आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस का इंटरनल प्रेशर 0 होता है। मैं इसको लिख सकता हूँ P+0 V-0 बराबर में RT, मतलब कोई किसी टाइप का करेक्शन प्रेशर में नहीं, करेक्शन वॉल्यूम में नहीं। लेकिन आइडियल गैस तो सब गैसेज फॉलो नहीं करती ना, दूसरी गैस कौन सी फॉलो करती इक्वेशन, वंडरवाल इक्वेशन या और कोई इक्वेशन होगी। तो कहता है कि रियल गैस इक्वेशन से क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के 3 वैल्यू निकाली, यहाँ से B की वैल्यू निकाली, यहाँ से A की पुट कर दिया ले जा, है ना। ऐसा ही कुछ होगा, देख लो जी इसको एक बार। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला जो पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया पेपर में। डायरेक्ट फॉर्मूला जो क्लास के अंदर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस में पढ़ाया जाता है। एक्स पार्टिकल है, किस में कन्वर्ट हो रहा है वाई में, और वाई कन्वर्ट हो रहा है जेड में। एक्स बदलता है वाई में और वाई बदलता है जेड में। एक्स से वाई जाने की स्पीड है k1 और इसकी स्पीड कितनी होती है k2। इसने पेपर में दे रखा है kx, और क्या दे रखा है इसने ky दे रखा है। इसने क्या दे रखा है ky दे रखा है। kx से इसको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है kx, और y से z जाने की रेट कितनी दे रखी है ky। और फिर पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y का फॉर्मूला क्या होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y का फॉर्मूला क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पे। या तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो उसको डिराइव कर सकते हैं। कैसे, ये कहता है कि x से क्या बनता है y, और y किस में टूटता है z में। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y अगर तुम निकालोगे, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड, और फॉर्मेशन क्या हो गया प्लस का साइन, और किसके लिए y के लिए। तो ये कहता है कि y फॉर्म हो रहा है कौन से स्टेप में, पहले स्टेप में। यहाँ फॉर्म होता है पहले स्टेप में, किससे फॉर्म होता है x से। कितनी रेट पे फॉर्म होता है kx से, तो रेट ला कहता है kx मल्टीप्लाइड बाई x। बट दिक्कत ये है कि ये जो y है ये टूट भी जाता है, किस में टूट जाता है z में। लेकिन मुझे तो किसकी रेट चाहिए थी फॉर्मेशन की। अगले स्टेप में ये ब्रेक हो रहा है, दैट्स वाई साइन को क्या कर दूंगा यहाँ पे नेगेटिव। रेट किसकी चाहिए फॉर्मेशन की, और यहाँ पे क्या हो रहा है डिफॉर्मेशन, तो यहाँ पे सिंबल कैसा हो जाएगा माइनस। माइनस रिएक्टेंट कौन है y, रेट कितनी है ky। क्लियर है, इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना था। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो y की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आएगी kx अपॉन में k1 अपॉन k2 माइनस k1, दैट्स मीन kx अपॉन में ky माइनस kx। a मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द x, e की पावर माइनस kxt माइनस e की पावर माइनस kyt। क्लियर है, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। और फॉर्मूला जनरली पढ़ाया जाता है k1 अपॉन में k2 माइनस k1 इंटू में a e की पावर माइनस k1t माइनस e टू द पावर माइनस k2t। उसने चेंज क्या कर दिया, k1 की जगह पे kx लिख दिया, और k2 की जगह कितना दे दिया पेपर में ky दे दिया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा kx आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ky आ जाएगा। तो k1 अपॉन k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k1t माइनस e टू द पावर माइनस k2t आंसर आ जाएगा जिसका सेकंड। उसने यहाँ पे a की बजाय इनिशियल कंसंट्रेशन भी कितनी ले रखी है C0, इनिशियल कंसंट्रेशन भी कितनी ले रखी है
सी नोट, सिंपल सा आंसर बन जाएगा चीज़ का। तो ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे एमसीक्यू टाइप में, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू दी मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस पोर्शन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली एक ही क्वेश्चन दिया गया था थर्मोडायनामिक्स का जो डायरेक्टली रिलेट करता है फिजिकल केमिस्ट्री को। उसमें मैक्सवेल रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा गया था कि कौन सा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन एक में दे रखा था कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा एस एट पी। ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट टी इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी कॉन्स्टेंट वी। थर्ड ऑप्शन है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा पी एट टी बराबर में माइनस वी अपॉन में डेल्टा टी एट पी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में एस कॉन्स्टेंट वी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी सही है, मैक्सवेल रिलेशनशिप्स कौन से आपके आइडियली करेक्ट है थर्मोडायनामिक्स में आइडियल कंडीशन में। तो एज यूजुअल हम किसका यूज करेंगे, हमारे थर्मोडायनामिक स्क्वायर का यूज करेंगे। और थर्मोडायनामिक्स का स्क्वायर देखो बेटा क्या कहता है, ये बोलता है आपके चार कॉर्नर पे चार फंक्शन रखे गए हैं एस पी वी टी, है ना, एस पी वी टी, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। अब देखो जब आप एस से वी की तरफ चलते हो, पहला ऑप्शन दे रखा है टी से पी का, चलो टी से पी मूव करते हैं। जब आप टी से किधर मूव करते हो, पी की तरफ, टी से किसकी तरफ मूव कर रहे हो, पी की तरफ, तो एस वी से किसकी तरफ मूव करोगे, एस की तरफ। अगर टी बाई पी है तो वी बाई क्या हो जाएगा, एस। टी अपॉन में पी दे रखा है तो क्या हो जाएगा, वी बाई एस। सही है भाई, टी बाई पी तो वी बाई एस। करली पार्शियल डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, करली लगा दो यहाँ पे, पार्शियल डेरिवेटिव हो गए। जो वैल्यू यहाँ वेरिएबल होती है एज यूजुअल वो यहाँ पे क्या बन जाती है, कांस्टेंट। जो वैल्यू यहाँ वेरिएबल होती है वो यहाँ का क्या होती है, कांस्टेंट। इसके बाद नंबर आता है साइन का, साइन प्लस का होगा या माइनस का। देखो जिस पे एरो लगता है उसका साइन नेगेटिव होता है, जिससे एरो दूर जाता है उसके ऊपर साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। ये कहता है कि ऊपर वाली टर्म देखो पहले, यहाँ कौन है, टी, टी के ऊपर तो एरो आया है, टी पे एरो आ रहा है, इधर टी पे अगर एरो आ रहा है तो टी का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। ये कहता है भाई वी पे भी एरो आ रहा है, वी पे भी अगर एरो आ रहा है तो साइन किसका हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होके क्या बन गया, पॉजिटिव। पहला ऑप्शन देखो टी बाई पी, टी बाई पी, कॉन्स्टेंट एस, कॉन्स्टेंट एस, वी बाई एस, वी बाई एस। सही है जी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा देख लो जी, एस बाई वी कह रहा है, उल्टा कर दो जी, ये कह रहा है एस बाई वी, एस बाई वी, ये हो गया एस अपॉन वी, तो ये हो गया यहाँ पे पी अपॉन टी। तो एस अपॉन करली एस अपॉन करली वी बराबर करली वी बाई करली टी, है ना। और आगे का कर ही दोगे तुम। ये टेम्परेचर टी ले रखा है, इधर कांस्टेंट आ जाएगा टी, यहाँ वॉल्यूम वेरिएबल है, यहाँ वॉल्यूम वेरिएबल, यहाँ कांस्टेंट बन जाएगी जाके। साइन की बात करें तो ऊपर वालों के अकॉर्डिंग साइन बना करते हैं। साइन यहाँ पे कि कौन है, एस, एस तो दूर जा रहा है, एरो एस से तो एरो दूर जा रहा है, साइन किसका, प्लस। इसका ऊपर वाली वैल्यू क्या है, पी, पी को चेक करो, पी से भी एरो दूर जा रहा है तो साइन किसका, प्लस का। आप चेक कर लो जी, इधर डेल्टा एस बाई वी, एस बाई वी, पी बाई टी, पी बाई टी, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। ऑप्शन सेकंड भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना। और अगर तुम्हें पहले दोनों समझ में आ गए होंगे तो लास्ट वाले दोनों को आप खुद सोल्व कर सकते हो, यहाँ आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं दोनों वैल्यू। और इन दोनों को करके देखो एक बार, ठीक है। तो अगला देख लीजिए, एस बाई पी दे रखा है तो एस से पी की तरफ मूव करेंगे, है ना। दोबारा से बना लो इसको एक बार स्क्वायर को, एस पी वी टी, एस से एरो पी की तरफ, पी से एरो टी की तरफ, ना सॉरी पी से एरो वी की तरफ। ये कह रहा है एस से पी की तरफ मूव कर रहे हो, एस से पी की तरफ मूव कर रहे हो, डेल्टा एस बाई पी आ गया। ये कहता है वी से टी की तरफ मूव करोगे फिर अगला, तो वी बाई क्या आ गया, टी आ गया। इसका जो वेरिएबल है यहाँ पे क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। और यहाँ जो आपका वेरिएबल है वो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। बात रही एरो की, एस से एरो दूर जा रहा है, साइन किसका, प्लस का। हाँ, वी पे एरो आ रहा है, वी पे एरो आया है तो वी के ऊपर साइन किसका, नेगेटिव का। चेक कर लो जी, एस बाई पी दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, कांस्टेंट टेम्परेचर है, वी बाई टी दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर है। यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, यहाँ पे भी किसका दे रखा है, माइनस का। ये तो थर्ड भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन तो थर्ड भी करेक्ट हो गया। अब बचती है बात लास्ट, टी बाई वी,
T अपॉन V, T से V की तरफ, तो ऊपर वाला किधर आएगा, P से S की तरफ, तो T बाई V बराबर P बाई S करली S P करली S करली T करली V। यहाँ जो वेरिएबल है ये इसका कांस्टेंट, यहाँ जो वेरिएबल है वो इसका कांस्टेंट। T पे एरो आता है हमेशा, T पे एरो आ रहा है, T के ऊपर एरो आया है, दैट्स वाई T का साइन नेगेटिव। P से तो एरो दूर गया है, P से एरो दूर गया तो साइन किसका, पॉजिटिव का। और लास्ट ऑप्शन दे रखा आपको डेल्टा T डिवाइड बाई डेल्टा V, डेल्टा T डिवाइड बाई डेल्टा V, ठीक है हमारा डेल्टा T बाई V है, लेकिन T पे एरो आता है तो साइन किसका आना चाहिए यहाँ पे, नेगेटिव। चलो आगे देखते हैं, P बाई S और कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, आगे साइन किसका, प्लस का, यानी यहाँ पे साइन किसका होना चाहिए था, माइनस का। तो दैट्स वाई ऑप्शन कौन से करेक्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ ऑप्शन में साइन किसका नहीं आ रहा है, नेगेटिव का। क्लियर है जी। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन के जो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक स्क्वायर है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। चारों इसमें रिलेशनशिप्स इसमें दे रखी थी, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है ना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब आपका 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले हमने क्वेश्चन ग्राफ वाला किया था उसमें एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस में, जिसमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा था। उसमें भी किसकी हेल्प ली थी हमने, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की। तो यानी इस बार फिर से थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर हर बार की तरह क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये एमसीक्यू और एमएसक्यू थे। अब आगे मूव करते हैं हम अपने अगले पोर्शन की तरफ, जिसका नाम है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपके इसमें में बनते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पेपर में। फर्स्ट दे रखा है कैल्शियम क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट सेल। कैल्शियम जो है वो आपके एफसीसी यूनिट सेल बनाता है। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन लिया गया है, एफसीसी यूनिट सेल बनाता है। और यूनिट सेल की एज लेंथ दे रखी है 5.56 एंगस्ट्रॉम्स। 5 कितनी दे रखी है, 5.56 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। और डेंसिटी भी प्रोवाइड करी गई है, आपको ध्यान देना, डेंसिटी है 1.4848 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट दे रखी है इसने सेंटीमीटर्स में। After that, calculate the percentage of the Schottky defect, round off to the 1 decimal place in the crystal. क्रिस्टल के अंदर मुझे ये बताना है कि आपका यूनिट सेल में कितना % स्कॉटकी डिफेक्ट है। जी ध्यान देना एक बार, स्कॉटकी और फ्रेंकल दो टाइप के स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में पार्टिकल जनरली कैटायन अपनी पोजीशन से क्या कर जाता है, डिस्प्लेस, लेकिन सॉलिड को छोड़ के नहीं जाता, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये कहता है कि अगर आपका पार्टिकल फ्रेंकल डिफेक्ट दे रखा है, डिफेक्ट क्या दे रखा है आपका, फ्रेंकल डिफेक्ट दे रखा है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया। स्कॉटकी डिफेक्ट में पार्टिकल अपनी पोजीशन को या सॉलिड को कंप्लीटली लीव करके चला जाता है ना। स्कॉटकी डिफेक्ट में पार्टिकल सॉलिड को कंप्लीटली लीव करके चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी क्या करेगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी डिक्रीज करेगी। किस केस में, स्कॉटकी डिफेक्ट में। तो एक डेंसिटी तो उसने मुझे प्रोवाइड करी है, कितनी, 1.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 वी हैव टू कैलकुलेट, और देन उनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करके हम उनकी क्या निकालेंगे, परसेंटेज। भाई कितना डिफरेंस आ रहा है उसके हिसाब से देखेंगे कितना % हमारे पास क्या है, स्कॉटकी डिफेक्ट है ना। तो ये कहता है कि कैल्शियम है और कौन सी यूनिट सेल बनाता है, एफसीसी यूनिट सेल। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, डेंसिटी Z इंटू एम अपॉन में ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर, है ना। अगर ये यहाँ पे देखा जाए डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, Z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि कैल्शियम आपकी कैसी यूनिट सेल बनाता है, एलिमेंटल यूनिट सेल है। और एलिमेंटल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल गिनते हैं, किसके नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करेंगे, एफसीसी के 4 हो गए। एम क्या दे रखा है आपका, एलिमेंटल मास दे रखा है, मोलिकुलर एटॉमिक वेट दे रखा है कैल्शियम का, कितना होगा 40 अपॉन में ए क्यूब। ए आपका 5.56 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स, और पावर कितनी 3, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। ध्यान देना एक बार, इसमें 5.56 इंटू 10⁻10 मीटर्स होता है एंगस्ट्रॉम। और अगर मुझे यूनिट सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि ऊपर वाली डेंसिटी जो गिवन है वो किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, माइनस सेंटीमीटर क्यूब में।
दैट्स वाई इसको भी किस में लेके चलूँगा, सेंटीमीटर में। और जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और यूनिट बन जाएगी 5.56 इंटू 10⁻⁻10। मीटर को कैंसिल करना है, दैट्स वाई ऑपोजिट में रखेंगे, सेंटीमीटर लाना है तो ऊपर रखा जाएगा। मीटर से कट गया मीटर और यूनिट हुई 5.56 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे किस फॉर्म में यूज़ किया है, सेंटीमीटर्स में। 4 4 16 160 अपॉन में 5.56 का क्यूब और 10 की पावर -8 और पावर 3, तो ये हो गया 10⁻⁻24 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 ये वाला, और 6.023 को मैं आगे लिख लूँगा। ये बन जाएगा 160 अपॉन 5.56 का मुझे क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5.56 मल्टीप्लाइड बाई 5.56 171.87, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 6.023 से, ये बन जाएगा 1035.23 इंटू 10⁻⁻+ का 23, यहाँ माइनस का 24, कितना बन गया, माइनस का 1। 160 अपॉन में कितना बन जाएगा, ये डेसिमल और इधर आ जाएगा 103.5, ठीक है। ये डेंसिटी आएगी, इसको 160 को डिवाइड कर दो आप, डिवाइड बाई आ जाएगा 103.5, 160 अपॉन 103.5 1.5445, ये आपकी डेंसिटी बन जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये डेंसिटी आ जाएगी आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, दिस इज द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कहता है कि ये तो आपकी एक्चुअल डेंसिटी होनी चाहिए थी कैल्शियम सॉलिड की एफसीसी यूनिट सेल में, लेकिन मुझे दी गई डेंसिटी जो है 1.4848 है। तो यहाँ से पता चल रहा है एक्चुअल तो आपकी 1.5454 थी, और एक्चुअली में ऑब्जर्व कितनी करी गई है, 1.4848। दैट्स मीन देयर इज द डिक्रीज इन द डेंसिटी, और डिक्रीज इन डेंसिटी का यूज करके मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा वहाँ पे कितना परसेंट स्कॉट की डिफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है। ये कहता है कि दोनों का अगर तुम डिफरेंस लोगे, दोनों डेंसिटीज़ का अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 1.5454 और माइनस आ जाएगा 1.4848। दिस विल बी द डिफरेंस, है ना। और डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 5454 माइनस 1.4848, दिस इज द 0.060, है ना। और इसका अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया, ये बनेगा आपका, कितनी वैल्यू बनती है, इसकी वैल्यू आती है 1.5454 माइनस 1.4848, दिस इज द इक्वल्स टू 0.0606, दिस इज द डिफरेंस। और मुझे परसेंटाइल कैलकुलेट करना है, दैट्स वाई एक्चुअल वैल्यू से इसको क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। 1.5454 मल्टीप्लाइड बाई 100, अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास इसमें क्या आ जाएगा, आपका स्कॉट की डिफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा स्कॉट की डिफेक्ट इन द क्रिस्टल सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है ये आपके उसका न्यूमेरिकल आंसर टाइप का, चेक कर लीजिए जी एक बार। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। क्वेश्चन में दिया गया है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कोई वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, वीक एसिड है और ऊपर से बोल रहा है मोनोप्रोटिक एसिड है, वीक मोनोप्रोटिक एसिड है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻5, और उसके बाद बोल रहा है कि लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस दे रखी है 360.5 इंटू 10⁻⁻4 साइमोन मीटर स्क्वायर मोल की पावर -1, और इसके कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन की दे रखी 0.1 मोलर सॉल्यूशन है इस एसिड का। उसकी कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आती है n इंटू 10⁻⁻2 साइमोन मीटर इनवर्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ n को निकाल के बताइए। राउंड ऑफ करना मुझे कितने तक, फैक्टर 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखो जी, मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, यानी कंडक्टिविटी की। और मुझे पता है कि कंडक्टिविटी आती है किसके फॉर्मूले में, मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू में मोलैरिटी।
यही फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी इनटू में मोलैरिटी, यही फॉर्मूला बनता है। यूनिट कन्वर्जन फैक्टर को चेक कर लेंगे, वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कहता है लैम्डा मोलर एट सी बराबर कप्पा अपॉन में मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय जनरली कितना होता है, 1000 होता है। अब ये कहता है कि अगर आपको कप्पा निकालना है यहाँ से, क्योंकि मुझे तो कप्पा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन डिवाइड बाई मोलैरिटी। मोलैरिटी तो उसने बोला हुआ है इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी लेना, 0.01, तो मेरे पास क्या नहीं है, मोलर कंडक्टेंस एट 0.01। उसको निकालने के लिए किसका यूज कर सकता हूँ, कोलराल्स लॉ कहता है कि अल्फा बराबर होता है मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू तो है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, अल्फा। अल्फा निकालने के लिए फिर किसका यूज करोगे तुम, डिसोसिएशन कांस्टेंट का, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट कहता है के ए किसके बराबर होता है, सी अल्फा स्क्वायर। कैसे आता है कि एक वीक एसिड था HA, डिसोसिएट होगा किस फॉर्म में, H पॉजिटिव A माइनस में। स्टार्टिंग में इसकी अमाउंट कितनी थी, C, दोनों की अमाउंट कितनी लेके चलता हूँ, 0 0। ये C में से C डिक्रीज हो जाता है अमाउंट, C में से कितनी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, C अमाउंट। लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है कि सारा का सारा पार्टिकल डिसोसिएट हो जाए। ये कहता है कि सारा पार्टिकल डिसोसिएट नहीं होगा, इसका कुछ परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज, अल्फा परसेंट डिसोसिएट होगा, ठीक है। और ये सी अल्फा और ये सी अल्फा, और के ए की वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट अमाउंट डिवाइड बाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज द सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा। इसको सोल्व करोगे सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा और ये के ए, लेट अल्फा इज टू मच ग्रेटर देन 1, तो के ए आ जाएगा आपका सी अल्फा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अल्फा अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन में कितना, सी। के ए की वैल्यू हमें गिवन की गई है, कितनी गिवन की गई है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -5। सी की वैल्यू 0.01। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -5 अपॉन में 0.01, अंडर रूट ऑफ आंसर निकालोगे, ये आंसर आ जाएगा 0.04। दिस इज द अल्फा वैल्यू। अगर आपको अल्फा मिल गई तो इसमें पुट करो, 0 अल्फा बराबर लैम्डा मोलर एट सी डिवाइड बाय लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट। अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी अभी, कितनी, 0.04। सी की वैल्यू लैम्डा एट सी, वो तो मुझे खुद कैलकुलेट करनी है। लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट चाहिए, दे रखी है जी, ये रही, कितनी है, 360 गुणा 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4। लैम्डा मोलर एट सी विल बी इक्वल्स टू 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 360.5 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 360 इंटू 10 रेज टू पावर -4। दिस इज लैम्डा मोलर एट सी, हाँ मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा मोलर एट सी आ जाएगी 1.44 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 1.44 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 44 इंटू 10 रेज टू पावर -3 यूनिट्स साइमोन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आगे का आपको पता है, जब लैम्डा मोलर मिल गई तो वैल्यू यहाँ पुट करो, लैम्डा मोलर कप्पा मोलैरिटी इंटू 1000, है ना। ये आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट, इस वैल्यू को लैम्डा मोलर वाली वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कप्पा की। तो लैम्डा मोलर बराबर कप्पा इंटू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई 1000, कप्पा बराबर मोलैरिटी इंटू लैम्डा एम डिवाइड बाई के इंटू डिवाइड बाई कितना हो गया 1000। मोलैरिटी कितनी है 0.01, लैम्डा एम 1.44 इंटू 10 की पावर -3 कप्पा, ये तो कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1000, 0.01। ये आ जाएगी आंसर आपका मल्टीप्लाई, सॉरी इसका 1000 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो मुझे दे रखी है वो कितनी है, मीटर स्क्वायर। यूनिट किस में दे रखी है, मीटर स्क्वायर में। तो 1000 मत करो इसको डिवाइड में, क्योंकि वो तब किया जाता है जब आंसर किस में हो, सेंटीमीटर्स में यूनिट चल रही हो। तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा 1.44 इंटू 10 रेज टू पावर -2। दिस विल बी द कप्पा वैल्यू। तो आंसर आ जाएगा 1.44। ओके, आंसर कितना आ जाएगा 1.44। 3 फॉर्मूले का यूज किया गया। फॉर्मूला नंबर 1 है लैम्डा मोलर बराबर के अपॉन मोलरिटी इंटू 1000। यहाँ पे मेरे पास लैम्डा मोलर एट सी नहीं है, इनफाइनाइट है। तो इसको निकालने के लिए अल्फा यूज करोगे कोलराल्स लॉ से।
लैम्डा मोलर एट C डिवाइड बाई लैम्डा मोलर इनफाइनाइट, और फिर यहाँ पे मेरे पास अल्फा नहीं है, अल्फा को डिसोसिएशन कांस्टेंट से निकाला C अल्फा स्क्वायर से। ओके सही है जी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था बफर सॉल्यूशन से हेंडरसन हैसेलब्लैक इक्वेशन का यूज किया जाएगा। उसने बोला हुआ है कि आपको एक बफर सॉल्यूशन बनाया गया है, 0.3 मोलर उसमें अमोनिया डाली है बेस, और उसके अंदर एक सोल्ट ऐड किया है 0.1 मोलर अमोनियम नाइट्रेट का, और कहता है कि जो आपका बेस है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी बताया 1.6 इंटू 10 की पावर -5। बताओ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कितनी होगी, जो बफर सॉल्यूशन आप बनाने वाले हो उस बफर सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी, है ना। ये इससे आपसे पूछा गया है इसके बारे में। तो देखो जी, हेंडरसन हैसेलब्लैक इक्वेशन बफर, बेसिक बफर के लिए कहती है। बेसिक बफर जो आप बनाते हो उसके बारे में कहती है कि पी के बी बराबर होता है POH माइनस लॉगरिथमिक ऑफ, यहाँ पे आपका रखा जाएगा सोल्ट अपॉन में क्या आ जाएगा, बेस की कंसंट्रेशन। सोल्ट अपॉन क्या आ जाएगा, बेस। और अगर मैं यहाँ से POH कैलकुलेट करूँगा तो वो आ जाएगा PKB बराबर में प्लस का, इसको उठा के इधर ले जाऊँगा, लॉगरिथमिक ऑफ क्या बन जाएगा, सोल्ट अपॉन में बेस कंसंट्रेशन। सोल्ट अपॉन क्या बनेगा, बेस। KB दे रखा है, KB से क्या निकाल लो, PKB। P फंक्शन जो होता है उसका मीनिंग होता है माइनस लॉग, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -5, माइनस लॉग ऑफ 1.6, और माइनस का लॉग आ जाएगा किसका, 10 की पावर -5 का। इसका निकालने का सिंपल सा तरीका, पावर आगे आ जाएगी, प्लस का 5 हो जाएगा। लॉग 1.6 की वैल्यू मैं बता देता हूँ, लॉग 1.6 की वैल्यू होगी 0 माइनस का 0.204, ठीक है, और इसमें से 5 कर दिया माइनस, 4.79। PKB कितना हो जाएगा, 4.79, ये वैल्यू बनेगी। तो 4.79 प्लस में लॉग सोल्ट 0.1 अपॉन में बेस दे रखा है 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 डिवाइड बाई 3 लॉगरिथमिक ऑफ आंसर मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1.477, दिस इज द 4.79 एंड POH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 4.79 माइनस में आ जाएगा 1.477, दिस इज द 3.313। और अगर मैं pH निकालूंगा तो ये 14 में से इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 14 में से अगर मैं माइनस करूं इसको तो ये आंसर बन जाएगा आपका 10.6 के अप्रोक्सीमेटली। एक बार चेक कर लेना इसकी कैलकुलेशंस को। फॉर्मूला लगेगा आपका हेंडरसन हैसेलब्लैक इक्वेशन, POH वैल्यू मिलेगी यहाँ से, POH को pH में बदलने के लिए इसको लास्ट में कितने से माइनस कर देना, 14 से इसको माइनस कर देना। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, है ना, यही बनेगा आपका। क्लियर है जी, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट इसने दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों की कंपेयर कर रखी है। ये कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड हाइड्रोजन गैस की, रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन में m, दैट्स मीन v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ m के। अगर आपको नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी है और हाइड्रोजन की इसने प्रोवाइड करी है तो m जो होगा वो उल्टा रेशियो हो जाएगा, m ऊपर आ जाएगा H2 का और m नीचे किसका आ जाएगा, N2 का। मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का 2, नाइट्रोजन का 28। नाइट्रोजन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हाइड्रोजन की आपको कितनी दे रखी है 1900, तो V2 बराबर आ जाएगा कितना 1900 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में 14। ये निकाल लेना जी। इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी आपकी किसके बराबर, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे 9th की वो वैल्यू आ जाएगी 507 मीटर पर सेकंड, यानी नाइट्रोजन की स्पीड कम होगी किससे, हाइड्रोजन से। क्लियर है जी, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन ऑफ ए टॉक्सिक गैस ऑन 1.0 ग्राम, टॉक्सिक गैस है उसका 1.0 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल पे एडजॉर्ब करवाया गया है और एडजॉर्प्शन जो है वो 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना है 0.75 क्यूब, बोथ एट
प्रेशर अगर आप 2.5 एटीएम लेते हो या प्रेशर आप लेते हो कितना 30 एटमॉस्फेरिक, दोनों बार यही मिलता है। एक बार टेम्परेचर 140 केल्विन रखा गया था और एक बार टेम्परेचर है 280 केल्विन। तो पूछता है आइसोस्टेरिक एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बताओ, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कितनी होगी। तो कहता है कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन निकालने के लिए मैं लिख सकता हूँ डी लॉन के डिवाइडेड बाई डी लॉन पी डिवाइड बाई डी टी बराबर होगा डेल्टा एच अपॉन में आर टी का स्क्वायर, है ना। इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लो, डी लॉन पी बराबर डेल्टा एच अपॉन में आर डी टी ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई टी स्क्वायर। आंसर आएगा इसका लॉन P2 बाई P1 बराबर डेल्टा एच बाई आर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन आगे 1 अपॉन में T2 माइनस 1 अपॉन में T1। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मुझे कैलकुलेट करनी है। फाइनल प्रेशर दे रखा है कितना 30, इनिशियल कितना है 2.5, डेल्टा एच कैलकुलेट करना है आर 8.314, फाइनल टेम्परेचर 280, इनिशियल कितना 140, है ना। इसको कैलकुलेट कर लो जी। जो कैलकुलेशन के बाद यहाँ से डेल्टा एच आएगा किलो जूल में 5.772 किलो जूल पर मोल आ जाएगा जी। इतना एडजॉर्प्शन होगा इस गैस का। क्लियर है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक्टिवेटेड चारकोल पे इतना एडजॉर्प्शन शो करती है गैस दोनों टेम्परेचर पे 140 केल्विन पे भी और 280 केल्विन पे भी। तो बताओ गैस का हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कितनी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिया गया सॉल्यूशन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से इस क्वेश्चन को लिया गया है। इसमें कह रहा है कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है बाय डिजोल्विंग एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द वाटर। 1 लीटर वाटर दे रखा है, 1 लीटर वाटर दे रखा आपको, उसके अंदर एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला गया है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डेल्टा टी एफ 0.186 केल्विन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया गया है। कहता है कि दिस सोल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो ऐसा कुछ केस है, वाटर है 1 लीटर, इस 1 लीटर वाटर के अंदर क्या ऐड किया गया बाहर से? एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो कॉमन सी बात है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट T1 है ना। T1 जनरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन होगा। और फिर ये कहता है कि अगर मैं इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? कुछ ना कुछ एलिवेट होगा। कितना एलिवेट होगा बॉइलिंग पॉइंट? T2 माइनस T1। तो अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ है ये पता चल जाए तो मैं ये आइडेंटिफाई कर लूँगा कि फाइनल बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का कितना होगा। वाटर अगर 100 डिग्री पे बॉइल करता, मैंने उसमें सोल्ट डाल दिया और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 110 डिग्री। कितना डिग्री एलिवेशन हो गया? 10 डिग्री। तो देखो जी, ये कहता है कि सॉल्यूशन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द सोल्यूट डज नॉट अंडरगोज। देखो तो डेल्टा TB बराबर होता है KB मल्टीप्लाइड बाई M, और ये खुद कह रहा है कि यहाँ पे कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता। दैट्स वाई आपको वांट ऑफ फैक्टर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाई KB और डेल्टा TF के केस में KF मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी, है ना। ऐसा ही कुछ होगा। और सॉल्यूशन की मोलैलिटी दोनों जगह सेम है, तो मैं यहाँ से भी मोलैलिटी कैलकुलेट कर लूँगा। डेल्टा TB डिवाइड बाई क्या होगी? KB। यहाँ से भी मोलैलिटी निकालूंगा, डेल्टा TF डिवाइड बाई क्या होगी? KF। दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट्स वाई राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। KB बराबर डेल्टा TF अपॉन में KF। मुझे TB तो निकालना ही है, डेल्टा TB बराबर आ जाएगा डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाई KB अपॉन में KF। डेल्टा TF 0.186, KB दे रखा है 1.151 और डिवाइड बाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट 1.86। दिस विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर होगा फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल, और T2 बराबर होगा T1 प्लस में 0.186 मल्टीप्लाइड बाई 0.151 डिवाइड बाई 1.86, और ये आंसर आ जाएगा लगभग 373.201, क्योंकि वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ करता है? 373 केल्विन। वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन होता है ना। ऐसा ही कुछ दे रखा है।
तो ये हो जाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो आपको ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स हैं, क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ आपके क्या थे, NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप, कुछ MSQ थे और कुछ MCQ थे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक वाला। ओके।